Hi everyone, welcome back to the channel and this is me Tamanna. So yes, on all your great demands, from today we are starting with class 12th information technology and सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं unit 1 that is communication skills. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले हम introduction देखेंगे. Communication is a two-way process through which information or message is exchanged between individuals using languages, सिंबल साइंस और बिहेवियर. सो हमें पता है कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है. हम अकेले तो खुद से बात नहीं कर सकते हैं ना. हमें एटलीस्ट 2 पर्सन्स चाहिए होंगे अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो. एंड कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को जो है एक्सचेंज करते हैं. हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं, हम लोग साइंस और हम अपना बिहेवियर भी यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेजेस अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए. नाउ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो ये 4 स्किल्स हमें आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम ढंग से सुनेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है एंड फिर हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे. सेकेंडली, अगर हम लोग ध्यान से बोल नहीं पाएंगे, हम अपने मैसेजेस को कन्वे ही नहीं कर पाएंगे तो फिर सामने वाला हमारे मैसेजेस को कैसे समझेगा. एंड रीडिंग, हमें सबसे पहले रीडिंग भी आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हो तो आपको रीडिंग आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज़ आप कैसे सामने वाले का मैसेज पढ़ोगे. एंड राइटिंग, अगर आप अपने मैसेजेस को लिख नहीं पा रहे हो तो आप दूसरे तक कैसे इंटरप्रेट करोगे, दूसरे तक कैसे आप अपने मैसेजेस को सेंड करोगे और सामने वाला अपने आपके मैसेजेस को कैसे समझेगा. इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, आपको आना ही चाहिए. देन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प अ पर्सन कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड. अगर हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होगी तो हम डिफरेंट लोग या डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लोगों के साथ बात कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फ्रेंच आती है तो मैं जाके फ्रांस में जो भी लोग हैं उनसे बात कर पाऊँगी, उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँगी. सो इट्स लाइक मेरे को जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगी मैं उतने ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊँगी. Learning English can help one communicate with people who understand English. Besides the language, the person has been exposed since birth. अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं उनसे बात कर पाऊँगी. ठीक है. द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ एन एसेंशियल स्किल इन टुडेज इंफॉर्मेशन एज. कम्युनिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है आज की जनरेशन में. कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर्स. तो अगर हमें अच्छे से लोगों से बात करनी है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखेंगे. दिस यूनिट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एम्स टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. सो इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं एंड हम कैसे अपनी कम्युनिकेशंस को डेवलप कर सकते हैं. You should try to learn as many languages as possible as it will help you to understand others' culture. So हमें जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आएंगी उतने ही ज़्यादा लोगों से हम बात कर पाएंगे और उनके कल्चर को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे. It will also equip you with knowledge and skills. And इससे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होगी, है ना, which are necessary to take advantage of opportunities the 21st century offers. Now, if you know many languages, you will be able to converse with people and read signage while traveling to different places. अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती होंगी तो हम लोगों से बात कर पाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से बात कर पाएंगे. एंड लाइक व्हेन एवर वी आर ट्रैवलिंग तो हमें एक सिग्नेज प्रोवाइड किया जाता है तो वो भी हम रीड कर पाएंगे. ठीक है. Then communication involves a sender who encodes and send a message through a channel and a receiver who decodes the message and gives feedback as shown in figure. Now यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको एक मैसेज भेजना है तो मैं हुई एक सेंडर. अब मैंने मैसेज को टाइप किया तो वो हो गया एनकोडिंग. देन चैनल, मैंने आपको सोचा कि चलो मैं किस मीडियम के थ्रू भेजूँ. मैं आपको चलो व्हाट्सएप के थ्रू भेजती हूँ तो वो व्हाट्सएप मेरा चैनल हो जाएगा. ठीक है. जिस भी मीडियम के थ्रू आप भेजते हो आपका चैनल हो जाता है. वेदर इट इज़ इंस्टाग्राम, वेदर इट इज़ फेसबुक, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपका मीडियम हो जाएगा. देन आपने मेरे मैसेज को पढ़ा, मतलब आपने इसको क्या किया, डिकोड किया और आपको मैसेज आप तक पहुंच गया और आप हुए रिसीवर क्योंकि आपको मैसेज मैंने भेजा है. ठीक है. एंड अब आप क्या करोगे, आप उसका रिप्लाई दोगे जो कि होगा फीडबैक. ठीक है.
तो ये बात ध्यान रखना कि फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इसी से पता चलता है कि सामने वाले को मैसेज समझ आया कि नहीं आया। सो फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन साइकिल इनकम्प्लीट है। तो फीडबैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कम्युनिकेशन साइकिल, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। अब आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे। अब हम लोग सेशन 1 की तरफ बढ़ते हुए एक्टिव लिसनिंग को समझेंगे। Effective communication involves skills that can be utilized to send messages that are clear, concise and accurate. Now, अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमें कुछ कुछ स्किल्स को यूज़ करना चाहिए। दैट मीन्स हमारे मैसेजेस जो होते हैं, हम लोग जो मैसेजेस भेज रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए। अब क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट का मतलब हम इस सेशन में समझेंगे। A clear statement is one which conveys the exact message that you are trying to convey to the other person. Clear मतलब इधर उधर की बातें आप ज़्यादा मत करना। क्लियर मतलब एग्जैक्ट मैसेज, जो भी आप सामने वाले को बोलना चाह रहे हो वो उसको डायरेक्टली समझ आ जाए, तो ऐसा क्लियर स्टेटमेंट आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे जैसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। He went to his manager and said, Please allow me to reach office at 11 a.m. on Tuesday, 11 June 2019, as I have an appointment with the dentist. Second statement है, he went to his manager and said, Please allow me to reach late to the office on Tuesday, as I have an appointment with the dentist. ठीक है, सो इनसे आपको क्या समझ आ रहा है? फर्स्ट सेंटेंस जो हमने देखा वहाँ पे टाइम मेंशन था, विच मेक्स द स्टेटमेंट क्लियर। इससे क्लियर हो जाता है हमें स्टेटमेंट कि आप एग्जैक्ट इतने टाइम पे लेट आओगे, इतने ऐसा है। तो मतलब फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने टाइम मेंशन किया, जो कि सेंटेंस को क्लियर बना रहा है। तो इसी तरह से हमें भी अपना जो भी मैसेजेस हैं उनको क्लियर रखना होगा। ठीक है, सेकंड है कंसाइज। कंसाइज स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएटली ब्रीफ और टू द पॉइंट। अब टू द पॉइंट मैसेज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजर रिप्लाइड, ऑल राइट यू मे कम लेट। सेकेंड है, द मैनेजर रिप्लाई, all right you may come late, but it is a matter of great concern that most employees come late and you are also developing the same habit. Now इन सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हो कि सेकेंड सेंटेंस में इतना ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो मैनेजर हैं वो बाद में भी रिप्लाई कर सकते थे, बाद में भी उसे समझा सकते थे। तो इन्होंने स्टेटमेंट को कंसाइज नहीं रखा। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट को कंसाइज रखना है, जो कि हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में था। ठीक है, तो ये हो गया कंसाइज स्टेटमेंट। थर्ड है एक्यूरेट स्टेटमेंट। एन एक्यूरेट स्टेटमेंट इज वन दैट इज फैक्चुअल। फैक्चुअल जो स्टेटमेंट होता है, फैक्चुअल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो होता है हमारा एक्यूरेट स्टेटमेंट, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है या करेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन completed. सेकेंड है, शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन completed. यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में जो पर्सन है उसने 50% दिया, मतलब एक फैक्चुअल स्टेटमेंट बताया कि इतना काम कंप्लीट हो गया है। वेयर एज सेकेंड स्टेटमेंट में ऐसा कुछ फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं बताया, तो हमें नहीं पता मोस्ट ऑफ द बुक्स में से 50% हुई हैं कि 75% हुई हैं। ठीक है, तो हमें अपने स्टेटमेंट को हमेशा एक्यूरेट रखना है, उसमें फैक्चुअल डेटा इंसर्ट करना है, सो दैट उसकी करेक्टनेस वेरीफाई हो सके। ठीक है, नाउ लिसनिंग स्किल्स। ओके, एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग। अगर हमें इफेक्टिव कन्वर्सेशन करना है तो हमें सबसे पहले सामने वाले को सुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो देन हाउ विल यू रिप्लाई, है ना? तो लिसनिंग स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न to give undivided attention to a person with whom a conversation is taking place. आपको ये सीखना होगा कि आप जिससे बात कर रहे हो आप प्रॉपरली उसको सुनो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, बट वॉट एवर ही इज सेइंग आपको उसको सुनना है। ठीक है, गिवन बिलो आर सम रीजंस वाई लिसनिंग अटेंटिवली इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ रीजंस है कि लिसनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है, वी लिसन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। देखो, आप क्लास में भी बैठते हो, अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो टीचर क्या कह रहा है वो आप समझ नहीं पाओगे, और आप समझ नहीं पाओगे तो आपका ही लॉस होगा। क्योंकि हम लोग क्यों लिसन करते हैं? वी लिसन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग सामने वाले को सुनते हैं। वी लिसन टू अंडरस्टैंड, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात को समझने के लिए भी हम
उसे ध्यान से सुनते हैं. We listen to enjoy, we listen to learn, we listen to build and maintain relationships, and we listen to resolve conflicts. समटाइम्स क्या होता है, हम सामने वाले को सुनते ही नहीं और अपना ही कुछ अलग बना लेते हैं, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. कन्फ्लिक्ट्स यानी आपके थॉट्स जो है मिलते नहीं है, आपकी लड़ाई हो जाती है, समवॉट लाइक दैट. ठीक है. सो विदाउट द एबिलिटी टू लिसन अटेंटिवली, मैसेजेस कैन बी ईजिली मिसअंडरस्टूड. अगर आपने सामने वाले को ध्यान से सुना ही नहीं है तो हो सकता है आप उसकी बातों का गलत मतलब निकाल दो, है ना. Thus communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लिसनिंग करो ध्यान से. एक्टिव लिसनिंग. Now active listening. Active listening is an art which comprises both desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. It can affect your job effectiveness, the quality of your relationship and with others, and hence your overall well-being. अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपकी जॉब में इफेक्टिवनेस आ सकती है, आपकी रिलेशंस जो हैं लोगों से बिल्डअप हो सकती हैं. एक्टिव लिसनिंग अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सॉल्यूशंस. और आप ध्यान से सुनते हो तो आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हो. और वेरियस फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग आर एज फॉलोज. अब हम फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं जो कि एक्टिव लिसनिंग को सपोर्ट करते हैं. सबसे पहला है आई कॉन्टैक्ट. It is a form of body language. It is one of the most important aspects in the communication process. देखो, आपका हमेशा बोला होगा whenever you're going to an interview या कुछ भी आप नॉर्मली किसी की बात सुन रहे हो, इनफैक्ट आप क्लास में भी बैठे हो टीचर से, आपका आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? आपका आई कॉन्टैक्ट ये शो करता है कि येस यू आर लिसनिंग टू द स्पीकर. ठीक है. एंड अवॉइडिंग एन आई कॉन्टैक्ट कुड मीन दैट यू डू नॉट वांट टू लिसन टू द पर्सन यू आर स्पीकिंग. और अगर आप आई कॉन्टैक्ट ढंग से मेंटेन नहीं करते तो सामने वाले को या स्पीकर को ऐसा लगता है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, उसे सुनना नहीं चाहते हो. इसलिए आई कॉन्टैक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. तो आज से आप सभी लोग आई कांटेक्ट बना के रखोगे. ये चैप्टर सिर्फ याद करने के लिए या मार्क्स लाने के लिए नहीं होते. ये चैप्टर आपके बेसिकली आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपके सिलेबस में इसीलिए हैं बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर. आप आज से इन चीज़ों को डेवलप करोगे, फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सेकेंड है जेस्चर्स. दिस इंडिकेट टू द स्पीकर इफ यू आर लिसनिंग और नॉट. कीप योर हैंड एंड फीट स्टिल व्हाइल टॉकिंग टू समवन. नाउ जेस्चर्स फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं. इससे क्या शो होता है? इससे उनकी नर्वसनेस शो होती है एंड उनका लेस अटेंटिवनेस भी शो होती है. इसलिए आपको अपने जेस्चर्स को भी मेंटेन करना होगा. आपको अपने हाथ पैर स्टिल रखने होंगे जब भी आप किसी से बात कर रहे हो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगी फ्यूचर में. और ये सारी चीज़ पता है एक दिन में डेवलप नहीं होती हैं. सीरियसली अगर आप आज सीखोगे, आज से आप ट्राई करोगे तो देन इन फ्यूचर आप बिल्कुल आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है. यू विल गेट द फ्लो ऑफ इट. ठीक है. देन अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस. यू नीड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू. यू मस्ट फिजिकली रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू लिसन अटेंटिवली. जो भी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो सारे आपको रिमूव करने होंगे ताकि आप सामने वाले को ध्यान से सुन सको. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब भी हम मीटिंग्स में जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस में जाते हैं तो हम अपने जो फ़ोन है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो. सो दिस इज वॉट इट इज़. ऑल्सो एक और एग्जाम्पल है ग्लैंसिंग एट द रिस्ट वॉच फ्रीक्वेंटली. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हम अपनी घड़ियों को बार बार देखते हैं. लाइक इवन इन द क्लास, हम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, हम बार बार घड़ी को देख रहे हैं. ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आप सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हो. आपको लग रहा है कि कब बेल बजे और हमारा पीरियड खत्म हो जाए. सो ये डिस्ट्रैक्शंस आपको अवॉइड करने ही होंगे. नेक्स्ट है गिविंग फीडबैक. तो मैंने जैसे ही आपको बोला फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जो है एलिमेंट है. सो फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. ज़रूरी नहीं है हम फीडबैक पॉजिटिव ही दें, फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है. बट हमें क्या करना है, हमें पोलाइट रह के बोलना है सामने वाले को ताकि उसे हर्ट ना हो या फिर वो ऑफेंड ना हो. सो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपका फीडबैक नेगेटिव है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको उसको पोलाइटली जो है कन्वे करना है. नाउ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग. कैसे आप एक्टिव लिसनिंग करोगे? ये स्टेजेस हैं. सबसे पहले रिसीविंग. आप सामने वाले को सुनोगे और जो भी वो बोल रहा है उसको रिसीव करोगे. सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग. जो भी उसने बोला है उसको अंडरस्टैंड करोगे.
थर्ड है रिमेंबरिंग, आप रिमेंबर करोगे, रिट्रीव करोगे, रिकॉल करोगे इन्फॉर्मेशन जो कि उसने बोली थी। फोर्थ है इवेल्युएट, आप उस इन्फॉर्मेशन को जज करोगे, कितना क्या इंपॉर्टेंट है उस इन्फॉर्मेशन का, वो सब देखोगे। एंड फिफ्थ रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड फीडबैक मैंने हर जगह बोला है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आप ये सब करने के बाद इसको जो भी स्पीकर है उनको रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। नाउ हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को इंश्योर करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग एक्टिव लिसनिंग के फैक्टर्स या वट एवर द थिंग इज, हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये है, आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज द लेटर आर स्टैंड्स इन द एंकम रिस्पेक्ट। तो आपको बताना है आर से है रिमूव, सो यस। तो ठीक है, रिस्पेक्ट में आर से है रिमूव, रिमूव मतलब सारे डिस्ट्रैक्शंस जो भी आपको रिमूव करने हैं। ई से है आई कांटेक्ट, जो कि मैंने भी आपको समझा दिया, आपको स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना है। एस से है शो, शो दैट यू आर लिसनिंग टू द स्पीकर अटेंटिवली, ठीक है। पी से है पे अटेंशन, आपको अटेंशन पे करना है जो भी स्पीकर बोल रहा है उस बात पे। देन अगेन ई है एम्फेथाइज, एम्फेथाइज एंड फील द इमोशंस ऑफ द स्पीकर, जो भी वो बोलना चाह रहा है उसके इमोशंस को फील करो, ठीक है। एंड सी से है क्लैरिफाई डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं देन एंड देयर क्लियर करो। टी से है ट्यून योर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड। आपको अपनी टाइमिंग को ट्यून करना पड़ेगा स्पीकर के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि स्पीकर एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गया। फॉर एग्जांपल हम एक क्लास में होता है, मैम एक पैरा समझा रही हैं, ठीक है, फिर उन्हें सेकंड पैरा स्टार्ट कर दिया, अब हमें फर्स्ट पैरा का डाउट आ रहा है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, राइट। ये आप फर्स्ट पैरा का डाउट पूछ रहे हो जब मैम आपको सेकंड पैरा समझा रही हैं, तो इसलिए आपको स्पीकर के टाइमिंग के हिसाब से ट्यून होना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चंस देन एंड देयर, और जो भी टॉपिक चल रहा है एट द सेम टाइम आपको अपनी चीज़ों को क्लियर करना होगा। सो दिस वॉज द ट्रिक। नाउ you have learned about various factors and stages of active listening. Now let us try to understand how overcome these barriers. अब हमने देख तो लिया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब इन बैरियर्स को या प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, दैट वी हैव टू सी। सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, हो सकता है आपके पास पहले से कुछ काम हो, तो आप इसको ओवरकम कैसे करोगे। डू नॉट लेट योर इमोशंस टेक ओवर योर माइंड, कीप अवे फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं आप उसको अलग रख दो, ठीक है। नाउ सेकेंड है नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे तो हमारे पास बहुत सारे नॉइज और विजुअल डिस्ट्रैक्शंस होते थे, तो कैसे इसको हम ओवरकम करेंगे, तो हमें एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये सारी मिस इंटरप्रिटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस ना हो। थर्ड है पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारे पास सामने वाले पर्सन के कुछ ऐसे पहले से हो कि ये तो ऐसा है, कुछ प्री माइंड सेट हो, ये पर्सन बुरा है, ये पर्सन अच्छा है, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, हमें किसी को भी जज नहीं करना है पहले से, ओके। देन लास्ट है पर्सनल फैक्टर्स, कुछ हमारे पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी अलाउ द पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्ड। हम पर्सनल फैक्टर्स को अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में नहीं आने देंगे। सो विद दिस हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है एंड होप आप लोगों को समझ आ भी गया होगा। नाउ इट्स योर ड्यूटी एटलीस्ट रीड द चैप्टर वंस फ्रॉम योर साइड, ओके। सेशन 2 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। In any language, parts of speech are the categories of words based on their function within a sentence. These are the building blocks of a language. Now parts of speech, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन है एंड ये सब हमने पढ़ा ही है अपने जूनियर क्लासेस में, तो मैं आपको एक बार बताऊंगी और आपको फॉर श्योर समझ आ भी जाएगा, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, देयरफॉर अ सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। जब भी हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो सेंटेंस बना के लिखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और एक्शन। सो ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाए वो सेंटेंस होते हैं, जैसे राजू गोज टू स्कूल। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं उनको हम फ्रेज कहते हैं, जैसे राजू गोज। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हमें पता है सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है एंड या तो
कोई भी पंक्चुएशन से एंड होता है। जैसे डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे एंड दैट्स गुड। नाउ यूजिंग कैपिटल्स, अब हमें कैसे कैपिटल्स का पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमें कैपिटल लेटर्स को यूज करना है। यू माइट बी गेटिंग कन्फ्यूज, जब आप छोटे होगे है ना, तो आपको कन्फ्यूजन होती होगी। तो इसके लिए हमारे पास है मिन्ट्स। मिन्ट्स इज अ सिंपल रूल जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज करना है। एम से है मंथ्स, सो जो भी मंथ्स के नियम होंगे उनको हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। आई, अगर जहाँ पे भी हम इंडिविजुअली आई को यूज कर रहे हैं हमें उसे कैपिटल लेटर्स में लिखना है। एन से है नेम्स, जो भी नेम्स होंगे रिवर्स के, प्लेसेस के, ओशंस के, माउंटेन्स के, तो जो भी सारे नेम्स होंगे उनको हमें कैपिटल लेटर से लिखना है। टी से है टाइटल्स, जो भी हम टाइटल्स यूज करते हैं लोगों के नाम के पहले, तो उसको भी हमें कैपिटल लेटर्स से करना है। जैसे डॉक्टर शाह, मिस्टर पटेल, तो मिस्टर और डॉक्टर का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। देन एस से है स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस, जो कि हमें पता ही है स्टार्टिंग का जो लेटर होता है सेंटेंस का उसको हम कैपिटल से ही शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न कि आपको कहाँ कहाँ पे कैपिटल्स लगाने हैं। नाउ पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। सो इंग्लिश में बेसिकली 15 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपिस्ट्रॉफी, कोलन, सेमी कोलन, डैश, हाइफन। सो ये सारे जो होते हैं 15 बेसिक मार्क्स होते हैं। फुल स्टॉप आप देख सकते हो, डॉट होती है, कॉमा आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क आपको होपफुली पता होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग जो सडन रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी। सो ये बेसिक जो कह सकते हैं पंक्चुएशन मार्क्स हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी है, सो यू कैन स्टॉप एंड रीड इफ यू वांट। Then basic parts of speech. The different types of words that we use in a sentence are called parts of speech. ये हमें पता है. The basic parts of speech are nouns, pronouns, adverbs, adjectives, verbs. ये सारे जो होते हैं parts of speech होते हैं जो कि हमने अपनी जूनियर क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़े हैं. So उनको एक बार देख लेते हैं. Noun क्या होते हैं? Noun are the words that refer to a person, place, थिंग और आइडिया. आपने याद किया होगा नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना. पे एग्जाम्पल भी है, रीमा रोट अ लेटर. सो रीमा जो यहाँ पे है नाउन हो जाएगा और लेटर भी नाउन ही है. देन प्रोनाउन. प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की प्लेस पे यूज करे जाने वाले वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि हम बार बार तो रीमा रीमा यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी जगह हम जब शी यूज करें, जैसे रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड, तो यहाँ पे शी जो है रीमा की जगह पे हम यूज कर रहे हैं. एंड रीमा क्योंकि नाउन है सो इसलिए शी जो है हमारा प्रोनाउन हो जाएगा. देन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो है वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, बेसिकली नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है. रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर. कैसा लेटर लिखा? लॉन्ग लेटर. सो लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड लॉन्ग, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है. वर्ब. वर्ब दैट शोज एक्शन. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन दिखाता है. रीमा रोट अ लेटर, क्या किया उसने? रोट किया, तो इधर पे रोट जो है एक एक्शन है इसलिए एक वर्ब है. देन एडवर्ब. एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, या कह सकते हैं सिंपली वर्ब को डिस्क्राइब करता है. रीमा क्विकली रोट अ लेटर. रोट क्या है यहाँ पे? वर्ब है. एंड क्विकली, क्विकली जो है रोट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्विकली जो है एडवर्ब हो गया हमारा. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. Sometimes the same words can be used differently. Like, will you book a movie for 3 a.m. और book is used as an adverb. Then यहाँ पे book adverb की तरह यूज हुआ है. Will you book a movie for 3 p.m. सेकेंड है I need to find my English book. यहाँ पे book एक noun है. So words जो है differently यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, you can stop and pause, and if you want to read you can read it. Let us now see how these words are used. Read out aloud the sentences given below. Wow, Rima went to studio and met a famous actor. You know, Rima and studio और actor यहाँ पे nouns हैं. Famous जो है adjective है because वो describe कर रहा है actor को. And went, meet और जो ये सारे words हैं ये action describe कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे verbs. What about the remaining words जैसे कि wow, to, the, and. So ये words क्या हैं? We use the supporting words to join the main parts of speech. ये कुछ supporting kind of होते हैं, supporting parts of speech होते हैं. तो अब हम देखेंगे supporting parts of speech को. Along with the main parts of speech, there are some more words
we need for connecting words, phrases, clauses or sentences. Such words are called supporting parts of speech. तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे आर्टिकल्स. सबसे पहले सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सबसे पहला है आर्टिकल्स, जिसमें होता है ए एंड द. आर्टिकल्स बेसिकली नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं. एन को हम वॉवल्स के पहले यूज़ करते हैं. वॉवल्स हमारे ए ई आई और यू होते हैं. सो हमें ये बेसिक सब पता है, बट जस्ट वी आर रिवाइजिंग क्योंकि हमारी बुक में है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा है भी नहीं. ए को हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले. द को हम यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि अ बुक, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द सन. ओके, देन हमारे आते हैं कंजंक्शंस. कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस, दो नाउन या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं. कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं? एंड, और, बट. सो इसका एग्जाम्पल है शीला वेंट टू मार्केट एंड आई वेंट टू मार्केट. सो ये दो सेंटेंसेस को यूज करने से अच्छा है हम इसको कंबाइन कर दें. कैसे कंबाइन होगा? शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट. सो यहाँ पे हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है. नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस कनेक्ट करते हैं वन वर्ड को विद अनदर टू शो द रिलेशनशिप. जैसे कैट इज ऑन द रूफ, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड. तो ये बेसिकली प्लेसेस दिखाते हैं कि कैट इज अंडर द टेबल, आपने पढ़ा होगा बचपन में. द कैट इज सिटिंग बिसाइड द फ्रिज, ऐसा. देन इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस वही वर्ड्स हैं जो कि सडन इमोशंस दिखाते हैं, जैसे कि वाओ, ओह, ओ नो, थैंक्स, हेल्प. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है. सो विद दिस हमने सेकंड सेशन भी कंप्लीट कर लिया है एंड इट्स योर होमवर्क टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेस. एंड अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि है राइटिंग सेंटेंसेस. A sentence is a group of words which together expresses a complete idea and a meaning. ये हमने पढ़ा है पहले भी. Now a sentence is formed by putting together a group of words in sequence. तो sentence कैसे बनता है? जब हम group of words को sequence में रखते हैं तो हमारा sentence form हो जाता है. Contains a subject and an object. हमें पता है sentence में subject होता है, object होता है. And writing is constructed by putting sentence in sequence so that they are understandable. Now यहाँ पे टू टाइप्स के सेंटेंसेस को हम देखेंगे. फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ओनली वन सब्जेक्ट हो, वन प्रेडिकेट हो और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो. ठीक है. देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हो जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हो. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है सारे के सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता ही है. ठीक है. अब यहाँ पे बेसिकली हमने जो टर्म्स यूज किए उसको समझा रहे हैं ये लोग कि सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन. ठीक है. वर्ब एक्शन होता है. ऑब्जेक्ट जो कि रिसीव करता है एक्शन को, जैसे कि निशा सेल्स अ लैपटॉप. ठीक है. तो निशा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सेल्स यानी वर्ब एंड लैपटॉप जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो यहाँ पे सेंटेंसेस है. आई रोट अ लेटर. आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है एंड अ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी देखने वाले हैं. यस. तो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस कैन आइदर बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. व्हाट का आंसर मिल जाता है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स किस चीज का आंसर देता है? टू whom एंड फॉर whom. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल gave a gift to his mother. The gift is direct object and his mother is indirect object. तो जहाँ पे टू whom का भी आंसर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है. एंड जहाँ पर सिर्फ what का आंसर होता है तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. Some sentences only have direct objects while some have both direct and indirect objects. Okay. So यहाँ पे कुछ examples भी हैं. रीमा बॉट स्टेशनरी. यहाँ पे बॉट वर्ब है. सो क्या उसने बाय किया? तो स्टेशनरी. सो यहाँ पे हमारा स्टेशनरी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा. किसके लिए? यहाँ पे कोई आंसर है ही नहीं. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सेकेंड, फातिमा एंड सोनिया प्ले टेनिस. क्या प्ले किया? टेनिस. सो वी हैव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसके लिए किया? वी डोंट हैव एनी आंसर. ठीक है. He offered a coffee to me. क्या ऑफर की? कॉफी.
किसके लिए? टू मी। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉफी है एंड किसके लिए में? मी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। सो दिस इज हाउ यू कैन रीड दी सेंटेंसेस एंड ऑल दैट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस। सो द एक्शन वर्ब इन बोथ द सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। नाउ यहाँ पे डिफरेंस देखो आप इन दोनों सेंटेंसेस में। फर्स्ट है संजय ब्रोक द ग्लास। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? पहले में संजय जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है एंड ग्लास लास्ट में है। अब सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी ग्लास पहले दिया हुआ है एंड संजय बाद में दिया हुआ है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सो आप यही देख सकते हो कि सब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा संजय है, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा ग्लास है। ठीक है। नाउ अ सेंटेंसेस where the subject does an action are known to be active voice। जहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, संजय ब्रोक द ग्लास, संजय एक्शन कर रहा है एंड संजय यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, तो यानी सब्जेक्ट यहाँ पे जो है एक्शन कर रहा है, इसलिए ये हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। whereas sentences in which the subject receives an action are known to be in passive voice। the glass was broken by संजय। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द ग्लास, ये रिसीव कर रहा है एक्शन, तो इसलिए यहाँ पे ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा हो। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हियर, आप रीड कर सकते हो पॉज करके। शी रोट एन ईमेल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है एक्शन कर रहा है एंड ईमेल इज वॉज रिटन बाय हर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है एक्शन, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो मेनली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एंड ये एंड होते हैं फुल स्टॉप से। सेकेंड है इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ये होते हैं एंड क्वेश्चन मार्क से बिकॉज ये क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि सडन इमोशन शो करते हैं, सैडनेस, जॉय एंड वॉट एवर इट इज। फोर्थ है इंपेरेटिव या ऑर्डर, ये सेंटेंसेस कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस देते हैं, ये या तो फुल स्टॉप से एंड होते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप लोग रीड कर सकते हो। देन पैराग्राफ, देखो हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होता है, सो नाउ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस पैराग्राफ होता है। अब हमें ये मेक श्योर करना है कि सेंटेंसेस जो है पैराग्राफ में ये कॉमन आइडिया को शेयर करें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक अपने स्कूल के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो फर्स्ट पैरा में हम नेम, लोकेशन, साइज के बारे में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। सो विद दिस हमने ये सेशन भी कंप्लीट कर लिया है एंड नॉट ओनली दिस सेशन बट हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड अब आपका काम है कि आप ये सारे के सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे एंड कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल तो ऑब्वियसली ओपन है, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। मैं ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स अपलोड कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉर आईटी, तो अगर आप चाहो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैप्टर को रीड करना है, ये एक्सरसाइजेस करना है एंड उसके बाद आप जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उसको पढ़ के अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आईटी को सब लोग बहुत लाइटली लेते हैं, आप आईटी को लाइटली लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है आईटी इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, मैं लास्ट डे पे कर लूँगा, तो आप आज कर लो। आपको अगर ऐसा लग रहा है एक दिन में आईटी हो जाएगा तो आज पूरा आईटी करके ख़त्म कर दो ताकि आप पूरे साल बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सको। तो जो चीज़ आपको जैसे इजी लग रही है ना उसको पहले करके ख़त्म करो, ओके, क्योंकि ये आपका वेटेज बढ़ाएगा। सो इट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है एंड ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। विद दिस विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।